So a very good evening to all of you. This is Devashish Pandey and welcome you all to the next lecture of the भारतीय न्याय संहिता 2023. हमने राइट टू प्राइवेट डिफेंस की बात की अपने पिछले लेक्चर में. प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड सारी चीजों को हमने कंसेप्चुअली समझा और अब उसके बाद एक दूसरा चैप्टर आता है जिसके अंदर तीन ऑफेंसेस को या तीन कंसेप्ट्स को, इनकोहेट ऑफेंसेस को कंपाइल करा गया है, जो कि है अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट. तो आज के सेशन में हम इन तीन चीजों को पढ़ेंगे कि क्या होता है. करेक्ट वैदेही जी, मतलब आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड द 3 ईयर जजमेंट रूल बट वी जस्ट कांट हेल्प इट. और बहुत सारी चीजें हैं, कभी उस पर आराम से बात करेंगे, बट एट टाइम्स लाइफ इज डिफिकल्ट एंड लाइफ इज नॉट अकॉर्डिंग टू अस एंड दैट्स व्हाट लाइफ इज. सो ठीक है, अब लेट्स फाइट इट आउट. दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू. ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ टुडे. आज का डिस्कशन शुरू करते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. थोड़ा सा मेरे फोटो कट रही थी, आप लोगों ने बताया ना. चलिए, तो अब आज हम तीन चीजें पढ़ने वाले हैं. क्या क्या पढ़ने वाले हैं? अपन पढ़ने वाले हैं अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी, और अटेम्प्ट. ये तीन चीजें जो हैं वो हम पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट चैप्टर बनाती हैं. अगर आप देखें तो ये जो चैप्टर नंबर 4 है ये डील करता है अबेटमेंट, क्रिमिनल, कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट. तो ये तीन कंसेप्ट्स को हम एक साथ समझने वाले हैं आज की क्लास में. तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं. ठीक है, आइए शुरू करते हैं अबेटमेंट की डेफिनेशन से. ठीक है, पहले हम लोग नोट से पढ़ेंगे बट उसके बाद फिर हम उसको आगे पढ़ेंगे. मतलब फिर हम बैराक से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा. जरा देखिए, शुरू करते हैं कहानी को अबेटमेंट से. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ अबेटमेंट. सबसे पहले समझते हैं अबेटमेंट क्या है. अबेटमेंट, ठीक, जरा ध्यान दीजिएगा. लेट्स कम बैक टू द टॉपिक. यस, द फर्स्ट टॉपिक इज अबेटमेंट. अबेटमेंट का मतलब सरल इंग्लिश में अगर देखा जाए तो उकसाना होता है. ठीक है, किसी को किसी काम करने के लिए इंकरेज करना, प्रेरित करना, दैट इज नोन एज अबेटमेंट. ठीक है, सो अबेटमेंट की जो कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है सेक्शन नंबर 45 से. सेक्शन नंबर 45 से अबेटमेंट की कहानी की शुरुआत होती है. जब आप सेक्शन नंबर 45 को देखते हैं तो सेक्शन नंबर 45 ऑफेंस की बात नहीं करता है, ये बात करता है अबेटमेंट ऑफ अ थिंग की. अबेटमेंट ऑफ अ थिंग, अबेटमेंट ऑफ अ थिंग. अगर आप देखेंगे तो सेक्शन नंबर 45 जो है वो कोई ऑफेंस नहीं बनाता. ये कहता है व्हाट इज अबेटमेंट ऑफ अ थिंग. अबेटमेंट ऑफ अ थिंग ये ऑफेंस नहीं बनाता. ऑफेंस अगला सेक्शन बनाता है. अगला सेक्शन बनाता है, अबेटर बताता है और उसके बाद अबेटमेंट के ऑफेंसेस बताता है. लेकिन सेक्शन नंबर 45 जो है वो ऑफेंस को नहीं बताता है. वो जनरली एक्सप्लेन करता है व्हाट इज अबेटमेंट. देखो, इस बात को समझना कि अबेटमेंट ऑफ अ थिंग इज नॉट एन ऑफेंस बट अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज एन ऑफेंस. अबेटमेंट कुछ भी हो सकता है. ठीक है, आपके माता पिता आपको अबेट करते हैं कि आप पढ़ाई करिए, आपको एनकरेज करते हैं कि आपको कुछ करना है जीवन में. आपके दोस्त आपको अबेट करते हैं कि अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो जाओ. आपके आपके फ्रेंड्स, फैमिली, आप वो सब आपको अगर अबेट करते हैं किसी अच्छी चीज के लिए, तो दैट इज अ अबेटमेंट ऑफ थिंग. अबेटमेंट इन इटसेल्फ एक गलत शब्द नहीं है, लेकिन अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस गलत है. मतलब अगर आप किसी पॉजिटिव चीज के लिए अबेट करोगे, जैसे अभी मैं आपको अबेट कर रहा था कि भाई 3 ईयर जजमेंट का जो भी होगा नहीं होगा. अगर आपके पास 3 ईयर प्रैक्टिस है तो आप एक बहुत ही अच्छी स्टेज पे हैं और अभी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, तो आप अपनी तैयारी बनाए रखिए. जब भी एग्जाम आता है तो आप करिएगा. तो ये भी एक तरह का अबेटमेंट है, लेकिन ये अबेटमेंट ऑफ अ थिंग है और अबेटमेंट ऑफ अ थिंग इज नॉट एन ऑफेंस. तो यहां पे क्या बात करता है? यहां पे बात करता है अबेटमेंट ऑफ अ थिंग की. ये बताता है कि अबेटमेंट जो है वो तीन तरीके से हो सकता है. अबेटमेंट तीन तरीके से हो सकता है. पहला होता है इंस्टिगेट करना, ठीक. दूसरा होता है कॉन्स्पिरेसी करना, ठीक है. कॉन्स्पिरेसी के साथ कोई एक्ट मैंडेटरी होता है, अभी मैं आपको समझाता हूं. और तीसरा है इंटेंशनली एड करना. तो जब भी आप अबेटमेंट पढ़ते हो तो अबेटमेंट के अंदर तीन चीजें आती हैं. पहला आता है इंस्टिगेशन,
दूसरा आता है इंगेजिंग, और तीसरा आता है मतलब इंगेजिंग इन कॉन्स्पिरेसी, और तीसरा आता है इंटेंशनल ईडिंग। क्या आता है? इंटेंशनल ईडिंग। तो ये तीन चीजों के साथ ही अबेटमेंट हो सकता है, इस बात को आपको समझना है। ठीक है, अब अबेटमेंट बहुत सारी तरीकों से हो सकता है। ठीक है, इंस्टिगेशन जो है वो एक एडवाइस की तरह होता है। इंस्टिगेशन सबसे कह सकते हो कि सबसे लोअर डिग्री होता है, जिसमें आप सामने वाले से कहते हो कि भाई आप अगर आप ए को आप इंस्टिगेट करते हो कि बी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, समय आ चुका है बदला लेने का, अगर तुम उससे बदला नहीं ले रहे हो तो तुम कैसे इंसान हो। तो ये क्या होता है? अबेटमेंट होता है, ये इंस्टिगेशन होता है। कंस्पिरेसी की जब हम बात करते हैं तो कंस्पिरेसी में एक अग्रीमेंट होता है। हालांकि कंस्पिरेसी अपने आप में एक और चैप्टर है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अबेटमेंट की कॉन्स्पिरेसी और रेगुलर कॉन्स्पिरेसी, जो बाद में अमेंडमेंट से एक्ट किया गया था, उसका कारण हम बताएंगे। ठीक है, और तीसरा होता है इंटेंशनली एडिंग। इंटेंशनली एडिंग का मतलब दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आपने एक आदमी को जाके चाकू पकड़ा दी कि लो इससे मारो उससे, या उसको लोहे का सरिया दे दिया कि इससे मारो उससे सर नहीं फूटेगा। ठीक है, तो दिस इज इंटेंशनल एडिंग। तो लॉ कहता है कि ये तीन चीज अगर आप करते हो तो ये क्या कहलाती है? ये अबेटमेंट कहलाती है। लेकिन यहां पे सबसे पहले समझिएगा कि यहां पे अबेटमेंट ऑफ थिंग है, इसके आगे हम अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पढ़ेंगे जब हम अबेटर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब एक बात समझिएगा, जब हम इंस्टिगेशन की बात करते हैं तो एक एग्जाम्पल आप जरा ध्यान दीजिएगा कि इंस्टिगेशन का मतलब होता है किसी को इनकरेज करना ऑफेंस करने के लिए। लेकिन अगर आप साइलेंट हैं या आप कोई भी एक्ट नहीं कर रहे हैं तो कई जगहों पे वो इंस्टिगेशन नहीं हो सकता। एक एग्जांपल देखिएगा, ए टेल्स बी दैट ही इंटेंड टू मर्डर सी। ए बी को बोलता है कि वो सी का मर्डर करना चाहता है। बी सेज, बी क्या कहता है? डू एज यू लाइक, डू एज यू लाइक। ए किल्स बी, बी कैनॉट बी सेड टू हैव इंस्टिगेटेड ए टू मर्डर सी। तो कई बार आपके पास इस तरह के इलस्ट्रेशंस देखने को मिल सकते हैं कि ए ने बी को बोला मैं उसी को मारने जा रहा हूं, तो बी बोलता है डू वॉट एवर यू फील लाइक, या डोंट आस्क मी, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो ये कहा जाता है कि ये एक अबेटमेंट नहीं होगा। अब आप कहोगे सर इसको क्या कोई सजा नहीं होगी? तो बीएनएसएस में आपने एक कंसेप्ट पढ़ा है जहां पे आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में पुलिस को इंफॉर्म करना होता है। अगर आप नहीं करते हो तो उस प्रोविजन के अंदर आपको सजा हो सकती है, लेकिन यहां पे एज अबेटमेंट आपको सजा नहीं होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्वीन वर्सेस मोहित का केस है। इंस्टिगेशन को और कॉन्स्पिरेसी को समझने के लिए कुछ उदाहरण की जरूरत है और यही जनरली आपके एमसीक्यू में बनते हैं। एक केस था क्वीन वर्सेस मोहित। क्वीन वर्सेस मोहित में क्या होता है? अ वुमेन प्रिपेयर्ड हरसेल्फ टू बिकम सती। सती होती है ना, सती प्रथा पहले चलती थी, अभी तो उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है और बहुत सही है, मतलब समाज के हित में है उसको इलीगल डिक्लेयर करना, बट पहले सती प्रथा होती थी। तो ये क्वीन वर्सेस मोहित के केस में अ वुमेन प्रिपेयर्ड हरसेल्फ टू बिकम सती इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन। कुछ लोगों के सामने उसने कहा कि मुझे सती बनना है, और इट वॉज हेल्ड दैट ऑल दोज हु फॉलोड हर टू द पायर, मतलब वो चिता तक जो उसके साथ गए, एंड स्टूड बाई हर क्राइंग राम राम, वुड बी गिल्टी ऑफ अबेटमेंट एज दे कंटिन्यूड द एक्ट ऑफ बिकमिंग सती। इसका मतलब इस केस में यह कहा गया कि एक महिला अगर सती बनने जा रही थी और उसके साथ कुछ लोग उसके साथ चिता तक चल के जाते हैं और उसके पीछे कुछ नारे या स्लोगन जो भी लगाते हैं, तो यहां पे भी वो उसको इंस्टिगेट कर रहे हैं ऑफेंस करने के लिए, और यहां पे ये अबेटमेंट के लिए लायबल हो। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आप याद रखिएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इंस्टिगेशन। कॉन्स्पिरेसी का मतलब सिंपल है, कॉन्स्पिरेसी में हम आगे भी पढ़ेंगे कि अग्रीमेंट है, और इन फर्दरेंस ऑफ दैट अग्रीमेंट अगर कोई एक्ट किया जाता है तो उसको हम अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। और तीसरा चीज जो हम समझने जा रहे हैं वो क्या है? वो है इंटेंशनल एडिंग। ठीक है, इंटेंशनल एडिंग, इंटेंशनल एडिंग का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ए इनसाइट्स बी टू किल सी बाय अटरिंग द वर्ड्स मारो मारो। ए क्या करता है? देखो ये अच्छा एग्जांपल है, आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा जरा। क्या कहता है कि ए इनसाइट्स बी टू किल सी, ए बी को उकसाता है कि सी को मारो, बाय द वर्ड्स मारो 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 ऐसे करके वो चिल्लाता है,
एंड डी पुट्स अ नाइफ इन बीज हैंड, डी क्या करता है, उसको एक चाकू पकड़ा देता है, उसको एक चाकू पकड़ा देता है। तो इस केस में बोथ ए एंड डी आर गिल्टी फॉर अबेटमेंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ मर्डर, वन बाई इंस्टिगेशन एंड अदर बाई इंटेंशनल एडिंग। तो इंटेंशनल एडिंग आपको समझ में आता है कि क्या है, अगर आप किसी को फैसिलिटेट करते हो ऑफेंस करने के लिए तो उसको हमने इंटेंशनल एडिंग माना। तो ये बेसिक कंसेप्ट है सेक्शन 45 का कि अबेटमेंट क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 46 जो है, सेक्शन नंबर 46 जो है ये बात करता है अबेटर की। किसकी बात करता है? अबेटर की। ये बात करता है अबेटर की। ये कहता है कि अबेटर कौन होगा? अबेटर वो व्यक्ति होगा जो अबेट करेगा फॉर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, फॉर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, या जो अबेटर वो व्यक्ति होगा जो किसी कमीशन ऑफ एन ऑफेंस के लिए अबेट करेगा, या कमीशन ऑफ एक्ट विच वुड otherwise be an offense by competent person। इसका क्या मतलब हुआ? कॉम्पिटेंट पर्सन। अभी हमने प्राइवेट डिफेंस में भी ये चीज देखी कि अगर कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है या कोई ऐसे जनरल एक्सेप्शंस के अंदर फॉल कर रहा है जिसका एक्ट ऑफेंस नहीं होगा, तो उसके अगेंस्ट आपको प्राइवेट डिफेंस मिल रहा है। ये बात तो आपको बिल्कुल क्लियर थी। लेकिन यहां पे भी वही कह रहा है, क्योंकि देखिए ऊपर वाला पार्ट क्या कह रहा है, अगर आप इस बात को समझो तो ऊपर वाला पार्ट कह रहा है अबेटर वो इंसान है जो एक कमीशन ऑफ एन ऑफेंस के लिए अबेट करता है। अब जो जनरल एक्सेप्शंस में फॉल करते हैं, अनसाउंड माइंड का है, 7 साल से कम है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, मिस्टेक ऑफ लॉ है, एक्टिंग जुडिशियरी है, वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी, तो उनके द्वारा कोई ऑफेंस ही नहीं हुआ। तो अगर कोई आप किसी पागल इंसान को, अनसाउंड माइंड के को, या 7 साल से कम उम्र के बच्चे को अगर अबेट करते हो कि जाके उसको गोली मार दो, या उसको इंटेंशनली एड करते हो, बंदूक दे देते हो, तो ऐसे में आप ये डिफेंस ले सकते हो ना कि सर जब अक्यूज्ड के द्वारा किया गया एक्ट ऑफेंस ही नहीं है तो मैं अबेटमेंट के लिए कैसे लाइबल हुआ और मैं अबेटर कैसे बना। तो उसी के लिए ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि अगर एग्जाम्पल अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है या माइनर है 7 साल से कम, लेस देन 7 ईयर्स है, तो ऐसे लोगों के अगेंस्ट भी आपको अबेटर माना जाएगा। मतलब अगर वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन होते और आपका एक्ट अबेटमेंट कॉन्स्टिट्यूट करता तो आप फिर भी अबेटर कहे जाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द एक्ट कमिटेड बाय द अक्यूज्ड इज नॉट एन ऑफेंस। ठीक, ये बात आपको क्लियर है? कल की क्लास में भी अपन ने देखा था। अच्छा, यहां पे ये पहला पॉइंट है जो आपको अबेटमेंट में समझना है। पहला पॉइंट आपने ये समझा कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। दूसरा पॉइंट आपने अबेटर में ये समझा कि कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी ऑफेंस बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन। तो ये लॉजिक तो अपने को क्लियर था। तीसरा पार्ट कहता है कि अगर आप किसी को ओमिशन करने के लिए कहते हो, अगर आप किसी को ओमिशन करने के लिए कहते हो तो उसको भी हम अबेटमेंट में लाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि पब्लिक ऑफिसर है, अगर आप किसी पब्लिक ऑफिसर को उसकी ड्यूटी करने से मना करते हो, ठीक है, अगर आप उसको ड्यूटी करने से मना करते हो तो ऐसी परिस्थिति में भी उसको आप क्या करते हो, आप उसको अबेट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी पुलिस ऑफिसर को ब्राइब देने का ट्राई करते हो, देखो ध्यान से समझना, इस एग्जांपल को ध्यान से समझना, ये टेक्निकल है और आ सकता है। दो चीजें होती हैं, मान लीजिए कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो आपसे ब्राइब मांगता है और आप उसको ब्राइब देते हो, ये एक सिनेरियो। लेकिन अगर आप खुद किसी पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब देने का ट्राई करते हो और वो अगर आपसे ब्राइब नहीं भी लेता है या ले भी लेता है तो भी आप एक अबेटर की तरह लायबल होगे। क्यों? क्योंकि आप एक इलीगल एक्ट के लिए ओमिशन करवा रहे हो। अगर आप पब्लिक सर्वेंट को बोलते हो कि साहब आप अपनी ड्यूटी मत करना, आपका काम है मेरा अकाउंट चेक करना या कुछ भी चेक करना, मेरे फार्म हाउस पे रेड मारना, या आपका काम है मेरे टैक्स चोरी को इन्वेस्टिगेट करना, तो कृपया करके आप इन्वेस्टिगेशन मत करिएगा, उसके लिए मैं आपको पैसे दे रहा हूं। तो ब्राइबरी में तो जाएगा ही, लेकिन मान लीजिए अगर उसने पैसा नहीं भी लिया पुलिस ऑफिसर ने, तो आप अबेटमेंट के लिए तो लायबल ही होगे एज अ अबेटर फॉर कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी। बोलो, द पर्सन हु, सुनना, द पर्सन, ये केस है एम्परर वर्सेस सीडी राव,
मैं अभी सारे केस आपको लिखवा दूंगा, बट सुनिएगा। द पर्सन हु विदाउट एनी डिमांड express or implied on the part of public servant volunteers on offering a bribe and that public servant and requires the public servant to accept it will be punishable under the general rule as an instigator। तो वो अबेटर होगा और उसको अबेटमेंट के लिए लायबल किया जाएगा। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि अबेटमेंट सिर्फ एक्ट के करने पर निर्धारित नहीं होता है। अगर आपने किसी को ओमिशन करने के लिए भी कहा है, और ओमिशन देखो हमने पढ़ा था एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन, कई बार कोई एक्ट करना एक ऑफेंस होगा, बट कई जगह पे जहां पे पब्लिक ऑफिसर है, पब्लिक सर्वेंट है, जिसकी कोई ड्यूटी है, और वो अगर आप उसको उसकी ड्यूटी करने से रोक रहे हैं तो आप उसको ओमिशन करवा रहे हैं, बट वो भी एक ऑफेंस होगा। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में लॉ कहता है कि ये भी ऑफेंस होगा अगर आप ओमिशन करते हैं। ठीक है, तो ओमिशन जो है वो भी ओमिशन के लिए भी आप अबेटमेंट के लिए लायबल होंगे। ओमिशन भी एक तरह का अबेटमेंट होता है और उसके लिए जो अबेटर होता है वो लायबल होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चौथी बात क्या याद रखनी है आपको अबेटर में? चौथी बात आपको ये याद रखनी है बेटा कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है कि ए बी को अबेट करता है कि तुम सी को अबेट करो कि वो डी को किल कर दे, कि वो डी को किल कर दे, तो ऐसे में जो इमीडिएट अबेटमेंट है वो तो बी के द्वारा किया गया है और कायदे से देखा जाए बी अबेटर है। ये अबेटमेंट है जिसने फाइनल रिजल्ट निकाला और बी क्या है? बी अबेटर है। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल यह है कि ए के डायरेक्ट अबेटमेंट से सी ने बी को डी को किल नहीं किया है, तो सवाल यह है क्या ए अबेटमेंट के लिए लायबल होगा? तो लॉ कहता है हां होगा, और ये भी अबेटर होगा, ये भी अबेटर होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बी के अबेटमेंट की वजह से सी ने डी को मार दिया, लेकिन ए ने भी तो बी को अबेट किया था कि वो सी को अबेट करे कि वो डी को मार दे। तो ऐसे में लॉ कहता है कि ये व्यक्ति जो है ये बचेगा नहीं और ये भी अबेटमेंट के लिए सेम ऑफेंस के लिए लायबल है। ये बात आपको समझनी, ये चौथी बात है जो अबेटमेंट के अबेटर के प्रोविजन में आपको समझ। और पांचवी एक लास्ट बात आपको जो समझनी है अबेटर के कंटेक्स्ट में, और ये एक बहुत ही जनरल प्रिंसिपल है कि अगर कोई भी अबेटमेंट हुआ है, अगर कोई भी अबेटमेंट हुआ है, तो अबेटमेंट के केस में चाहे ऑफेंस हुआ है, ऑफेंस डन और ऑफेंस नॉट डन, ऑफेंस नॉट डन, दोनों ही स्टेजेस में आपकी लायबिलिटी एज अ अबेटर होगी और आपको पनिशमेंट मिलेगा। दोनों ही कंडीशन में आप लायबल हो, दोनों ही कंडीशन में आप लायबल होंगे। इसका क्या मतलब है मेरे प्यारे बच्चों? इसका सिंपल भाषा में मतलब है कि मैंने आपको अबेट किया कि जाओ डी को गोली मार दो जाके, और आपने नहीं किया वो ऑफेंस, तो ऐसी परिस्थिति में भी मैं अबेटमेंट के लिए लायबल हूं। एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है अबेटमेंट का कि आपने अगर किसी को अबेट किया है और इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है, लॉ कहता है कि आप अबेटमेंट के लिए लायबल रहो। तो अबेटमेंट के लिए ऑफेंस कमिट होना मैंडेटरी नहीं है। डेफिनेटली अभी हम आगे देखेंगे, दो क्लॉजेस में बटा हुआ है जिसमें अलग अलग पनिशमेंट दी हुई है कि अगर कमिट हो गया है तो ज्यादा पनिशमेंट है, कमिट नहीं हुआ है ऑफेंस तो कम पनिशमेंट है, बट पनिशमेंट दोनों के लिए है, लायबिलिटी दोनों के लिए होगी। आपने अगर किसी को अबेट किया है, उसने ऑफेंस किया हो या ना किया हो, दोनों ही परिस्थिति में लॉ कहता है दैट पर्सन इज एन अबेटर एंड ही इज लायबल। तो 46 के अंदर ये चार चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। अगर ये पांच चीजें आप याद रखेंगे तो सेक्शन नंबर 46 में आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, और अबेटमेंट का मेजर कंसेप्ट जो है वो इसी सेक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, 46 तक समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं 47। अब देखिए दो सेक्शंस है, 46 और 47 और 48। अब ये जो दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 47 और 48 छोटे छोटे सेक्शंस हैं, इनको आपको ऐसे ही याद रखना है। 47 और सेक्शन 48 दो सेक्शंस हैं, इनको आपको बस एमसीक्यू पर्पस के लिए याद रखना है, इससे मेंस का क्वेश्चन नहीं बनेगा। मेंस का क्वेश्चन ऊपर बनेगा जो मैंने बताया। ये कहता है 47 कहता है अबेटमेंट इन इंडिया। ये कहता है अगर आपने किसी भी ऑफेंस का अबेटमेंट इन इंडिया किया है, अबेटमेंट इन इंडिया किया है जिसका इफेक्ट
या जिसका ऑफेंस ऑफेंस आउटसाइड इंडिया होता है, ऑफेंस आउटसाइड इंडिया होता है, तो ऐसे में भी आप लाइबल, ऐसे में भी आप लाइबल हैं। ये सेक्शन नंबर 47 कहता है। 48 क्या कहता है? 48 सिंपल भाषा में कहता है कि अगर अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया हुआ है, ये नया प्रोविजन है बीएनएसएस में, आउटसाइड इंडिया हुआ है, बट मुझे लगता तो है कि जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन आपने पढ़ा था उसके अंदर इसमें किसी को भी 48 में वैसे भी लाइबल किया जा सकता था, बट अब एक स्पेसिफिक प्रोविजन भी है। अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया होता है फॉर द ऑफेंस इन इंडिया, ऑफेंस इन इंडिया, तो इन दोनों ही परिस्थितियों में आप एबेटर की तरह लायबल होंगे। तो जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन का पॉइंट हमने इनिशियल डेफिनेशन और एप्लीकेबिलिटी क्लॉज में पढ़ा था वो यहां पे दिया हुआ है। ये दो सेक्शन है 47 और 48। 47 कहता है अबेटमेंट इन इंडिया, क्या आपने कहा इंग्लैंड में जाके किसी इंसान को मार दो जाके, और अगर किसी ने बाहर किया कि इंडिया में कोई ऑफेंस कर लो, तो दोनों ही परिस्थिति में जो अबेटर है वो लायबल होगा, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो बाहर हो। वैसे भी अगर हम देखें तो अपने जो इनिशियल सेक्शंस में हमने बात किया था एप्लीकेबिलिटी की, तो उसके अंदर से भी ये व्यक्ति लायबल हो सकता है, बट एक जनरल रूल जो ये है वो यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते मेन पार्ट पे। तो मेन पार्ट यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए मेरी बात ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं जो चार्ट बनाऊंगा उससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और आपको कभी भी बेरेड भी नहीं देखना पड़ेगा, और आप यही याद करके प्रीलिम्स भी सही कर सकते हो, मेंस भी सही कर सकते हो, इंटरव्यू भी सही कर सकते हो। देखिए कहानी शुरू होती है सेक्शन नंबर 49 से। सेक्शन नंबर 49, सेक्शन 49, ठीक, और सेक्शन नंबर 49 के साथ पढ़ा जाएगा सेक्शन 54, सेक्शन 54। 49 के साथ क्या पढ़ा जाएगा? 54 पढ़ा जाएगा, 49 और 54। अच्छा, ये दोनों ही सेक्शंस बात कर रहे हैं अबेटमेंट के बाद ऑफेंस कमिट होने पर। मतलब ये दोनों क्या बात कर रहे हैं? ये दोनों बात कर रहे हैं, ये दोनों बात कर रहे हैं कि अबेटमेंट हुआ, अबेटमेंट हुआ और अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में ऑफेंस कमिट हो, ऑफेंस कमिटेड, ऑफेंस कमिटेड, अबेटमेंट हुआ और ऑफेंस कमिट हो गया, इसके बारे में ये दोनों बात, ठीक है, ये दोनों इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, दोनों में फर्क क्या है जरा देखिएगा। ये बेसिकली जो है ये कहते हैं कि अबेटमेंट हुआ और ऑफेंस कमिट हो गया, लेकिन 54 जो है वो इसमें ऐड कर देता है कि अगर एबेटर प्रेजेंट है, एबेटर प्रेजेंट है एट द प्लेस ऑफ ऑफेंस, और ये कहता है कि अबेटर प्रेजेंट नहीं, अबेटर एब्सेंट है एट द प्लेस ऑफ ऑफेंस। तो ये सिंपल कहता है कि अगर भाई कोई भी ऑफेंस था जिसका अबेटमेंट हुआ है और ऑफेंस होने के, अबेटमेंट होने के बाद ऑफेंस कमिट हो गया है, तो पहली चीज तो ये आती है कि अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन दिया हुआ है, एक्सप्रेस प्रोविजन दिया हुआ है, अबेटमेंट टू सुसाइड है या कोई भी और प्रोविजन है, एक्सप्रेस प्रोविजन है, तो आप उसके हिसाब से सजा डिसाइड कर लो। लेकिन अगर नो एक्सप्रेस प्रोविजन है, मतलब कोई भी एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है, कोई भी एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में नो एक्सप्रेस प्रोविजन फॉर द अबेटमेंट ऑफ दैट ऑफेंस, तो आप उसको वही सजा दोगे दैट इज सेम एज ऑफेंस, सेम एज ऑफेंस, जो ऑफेंस की सजा है वही सजा आपको दी जाएगी अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं। लेकिन सवाल आता है सेक्शन नंबर 54। 54 कहता है कि आपने अबेटमेंट किया और अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में ऑफेंस कमिट हो गया और साथ में अबेटर प्रेजेंट था। लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि अगर क्राइम सीन पे ऑफेंस की जगह पे अबेटर प्रेजेंट था, तो अबेटर का ये ऑब्जेक्टिव था कि अगर जिस व्यक्ति को अबेट किया गया है वो ऑफेंस करने से चूक जाएगा तो मैं ऑफेंस कमिट कर दूंगा। कहने का मतलब अबेटर का क्राइम सीन पे प्रेजेंट होना, लॉ एक फिक्शन क्रिएट करता है कि अगर अबेटर क्राइम सीन पर मौजूद है तो उसका मतलब यह है कि वो ये सोच के वहां पे मौजूद है कि अगर जिस व्यक्ति को अबेट किया गया है वो ऑफेंस करने से चूक जाए तो ऐसी परिस्थिति में आप ऑफेंस को कमिट कर सकते हो। दैट इज द लॉजिक जो यहां पे दिया हुआ है, अबेटर प्रेजेंट। तो यहां पे कहा जाता है कि इट विल बी डीम्ड दैट अबेटर कमिटेड द ऑफेंस,
कमिटेड द ऑफेंस, कमिटेड द ऑफेंस। इसका क्या मतलब होता है बेटा? इसका मतलब होता है कि जैसे अपन कॉमन इंटेंशन की बात कर रहे थे, तो कॉमन इंटेंशन में हमने देखा था कि अगर जो वहां पे खड़े हैं हु ओनली स्टैंड एंड सर्व विल ऑल्सो बी पनिश्ड, हमने केस पढ़ा था ना। तो ऐसी सेम चीज यहां पे लगाई गई है कि अगर आप अबेटर वहां पे प्रेजेंट है तो हम इसको कहीं ना कहीं एक कॉमन इंटेंशन का केस मानेंगे और उसको ऐसा मानेंगे कि उसी ने ऑफेंस किया, इररिस्पेक्टिव अबेटेड पर्सन ने ऑफेंस किया। ठीक है, तो अब अगर आपको किसी को अबेट करना हो तो क्राइम सीन पे मत जाना, ठीक है, बाहर से ही अबेट करके बैठना, तो थोड़ी कम सजा हो सकती है। इसमें तो आपको ऑफेंडर ही माना जाएगा, अबेटर नहीं माना जाएगा। ठीक, ये हो गया सेक्शन नंबर 49 और 54। ये याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और उसमें से भी ये वाला जो पॉइंट है ना, अबेटर प्रेजेंट, इससे काफी सवाल आते हैं और ये आपको जानना जरूरी था। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा सेक्शंस है जो आपको पढ़ने हैं, तो एक बार जरा देखिएगा, छोटे छोटे कुछ सेक्शंस हैं। ये हो गया आपका। अब देखिए, अब नेक्स्ट प्रोविजन जो है वो क्या कहता है, देखिएगा। नेक्स्ट प्रोविजन है सेक्शन 50 और 51। सेक्शन 50 और 51 ये थोड़े से आप छोटे सेक्शंस हैं और इनको छोड़ भी सकते हो आप, बस एक कंसेप्ट जो है वो समझ लेना और उसके अलावा फिर इसमें कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं। क्या कहता है 50 और 51? सिंपली कहता है कि अगर कोई भी, मान लीजिए कोई अबेटमेंट हुआ है, कोई भी अबेटमेंट हुआ है किसी ऑफेंस का, ठीक, और डिफरेंट ऑफेंस कमिट हो गया, डिफरेंट ऑफेंस कमिट हो गया देन द अबेटमेंट, मतलब आपने जिस ऑफेंस के लिए अबेट किया था उसके अलावा कोई और ऑफेंस कमिट हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में आप ये चेक करोगे कि अगर ऑफेंस जो कमिट हुआ है वो एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था ऑफ द अबेटमेंट, तो उसके लिए आप लाइबल होगे एज अ अबेटर। लेकिन अगर नॉट अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, नॉट अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, तो ऐसी परिस्थिति में आप इस ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं हो। इसका क्या मतलब हो? इसका सिंपल भाषा में मतलब हुआ कि अगर आपने किसी को ग्रीवियस हर्ट के लिए अबेट किया है और ग्रीवियस हर्ट के लिए मान लीजिए आपने उसको सरिया लेके भेज दिया है लोहे की कि जाओ इससे मारो जाके उसको, अब आपने उसको ग्रीवियस हर्ट के लिए अबेट किया और उसने सर पे सरिया मार दी और सामने वाले की डेथ कॉज हो गई, तो ऐसी परिस्थिति में लॉ कहता है कि दिस वाज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट दैट वाज अबेटेड। मतलब जिस अबेटमेंट की, जिस चीज के लिए आपने अबेट किया उसका एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में लॉ कहता है यू विल बी पनिश्ड। बट अगर कोई ऐसा कॉन्सिक्वेंस है जो कि रिमोटली बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, मान लीजिए आपने कहा कि फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जाओ एक घर में थेफ्ट कराओ जाके, ठीक है, और वो वहां जाके रेप कमिट कराया, तो आप रेप के लिए एज अ अबेटर लाइबल नहीं होंगे क्योंकि थेफ्ट और रेप का कोई प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं। अब ये चीज जो होती है कंप्लीटली बेस्ड होती है ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, और यहां पे बहुत सारे इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं। अगर आप सेक्शन 51 में जाएंगे आपका होमवर्क आज यही रहेगा कि आप सारे इलस्ट्रेशंस पढ़िएगा, क्योंकि मेजॉरिटी इलस्ट्रेशन से क्वेश्चंस आएंगे, आपको सारे इलस्ट्रेशन अब समझ में आ जाएंगे, बट आपकी जिम्मेदारी है कि आप सारे इलस्ट्रेशंस को पढ़ें। तो यहां पे लॉ कहता है कि अगर प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है तो आप पनिशेबल होंगे, लेकिन अगर प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं है तो आप नहीं पनिश हो। इसके बाद लास्ट दो सेक्शंस और आपको अबेटमेंट में पढ़ने हैं, इसके बाद अबेटमेंट का कंसेप्ट पूरा हो जाएगा। जरा ध्यान से समझिएगा, सेक्शन 55 एंड सेक्शन 56। अब उसी तरीके से सेक्शन 55 और 56 भी बात करते हैं, सेक्शन 55 और सेक्शन 56 भी बात करते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग इसको कॉपी में नोट करते होगे, जब मैं बोर्ड पे लिख सकता हूं तो आप लोग भी थोड़ा सा लिख ही सकते होगे, उससे आपको काफी मदद मिलेगी बाद में रिवीजन के लिए और आपको बहुत बेहतर हो जाएगा। अब ये वाले जो दोनों प्रोविजंस हैं ये बात क्या करते हैं, ये दोनों क्या बात करते हैं, अबेटमेंट तो हुआ बट अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में नो ऑफेंस कमिटेड, जनरली यही बात करते हैं, ठीक है, ऑफेंस नॉट कमिटेड, ठीक है, ऑफेंस नॉट कमिटेड। अगर 55 56 की बात की जाए तो ये बात करते हैं कि अगर आपने अबेटमेंट किया
और अबेटमेंट का ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, ठीक है, तो ऐसे में आपकी क्या लायबिलिटी होगी। तो 55 आपको क्या कहता है, 55 कहता है कि अगर अबेटेड ऑफेंस जो था, अबेटेड ऑफेंस जो था, अबेटेड ऑफेंस जो था, वो अबेटेड ऑफेंस पनिशेबल बाय डेथ और एलआई, डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट से पनिशेबल था। वो ऑफेंस जिसको आपने अबेट किया, वो ऑफेंस जिसको आपने अबेट किया, अगर वो डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट से पनिशेबल था और नो सेपरेट पनिशमेंट प्रोवाइडेड, कोई भी सेपरेट पनिशमेंट नहीं है, तो ऐसे में आपको 7 साल तक की सजा होगी प्लस फाइन, 7 साल की सजा प्लस फाइन आपको होगा अगर आपने किसी ऐसे एक्ट के लिए अबिट किया है जिसकी पनिशमेंट डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट है और उसकी कोई सेपरेट पनिशमेंट नहीं प्रोवाइडेड है, तो आपको 7 साल की सजा और फाइन दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज और ऐड की गई है कि अगर वो ऑफेंस तो नहीं हो पाया, लेकिन अगर कोई किसी भी तरीके का कोई भी हर्ट कॉज हो गया है सामने वाले को, तो ऐसे में आपकी जो सजा है वो 14 साल प्लस फाइन हो जाएगी, 14 साल प्लस फाइन हो जाएगी। अभी आपको समझाता हूं, मैं इसको कंप्लीट कर लूं फिर मैं आपको समझाता हूं। तो मैं अच्छा चलो ऐसे ही बता देता हूं। देखो सिंपल बात है, लॉ कहता है कि अगर आपने कोई अबेटमेंट किया किसी ऑफेंस का और जिस व्यक्ति को आपने अबेट किया एज अ अबेटर, उसने आपके अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में वो ऑफेंस नहीं किया, मैंने आपको बोला एक को मार दो जाके, आप नहीं मारने गए, तो अबेटमेंट तो हुआ लेकिन अबेटमेंट का कॉन्सिक्वेंस नहीं हुआ, ऑफेंस नहीं कमिट हुआ। तो ऐसे में लॉ कहता है कि अगर मैंने आपको ऐसे एक्ट के लिए अबेट किया है जिसमें डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा है और कोई सेपरेट पनिशमेंट नहीं प्रोवाइड है, तो मुझे 7 साल की सजा होगी। लेकिन मान लीजिए मैंने आपको अबेट किया किसी का मर्डर करने के लिए, आप मर्डर करने गए लेकिन आप कर नहीं पाए क्योंकि सामने वाले ने आपको पीट दिया, तो आपने उसको हर्ट कॉज कर दिया, किसी भी तरीके का छोटा मोटा कुछ भी हर्ट कॉज हो गया, तो आपकी सजा मतलब मेरी सजा 14 साल हो जाएगी, क्योंकि मैं एज अ अबेटर था और मेरे अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में डिजायर्ड ऑफेंस तो नहीं हुआ, डिजायर्ड ऑफेंस तो नहीं हुआ, लेकिन हर्ट हैज बीन कॉज्ड, ठीक है। और दूसरा साइड जो 56 का है वो क्या कहता है जरा देखिएगा, वो कहता है कि ऐसा कोई भी ऑफेंस, अदर ऑफेंस, मतलब ऑफेंस मैंने ऐसे ऑफेंस के लिए आपको अबेट किया जो ऑफेंस पनिशेबल बाय इंप्रिजनमेंट है, पनिशेबल बाय इंप्रिजनमेंट है, पनिशेबल बाय इंप्रिजनमेंट है और कोई सेपरेट पनिशमेंट नहीं, नो सेपरेट पनिशमेंट, कोई सेपरेट पनिशमेंट नहीं है, तो ऐसे में आपको जो सजा होगी वो 1/4 ऑफ लॉन्गेस्ट टर्म, अभी समझा रहा हूं, लॉन्गेस्ट टर्म और फाइन और बोथ फाइन आपको बराबर होगा जो ऑफेंस के लिए। और अगर आपने ये जो अबेटमेंट है, अगर आपने ये जो अबेटमेंट है वो किसी पब्लिक सर्वेंट के साथ किया है, अगर आपने पब्लिक सर्वेंट के साथ किया है, तो उसमें आपको वन सेकेंड लिखा है ऑफ लॉन्गेस्ट टर्म और फाइन और बोथ, ठीक। अब एक बार यहां पे आपका पूरा अबेटमेंट का कंसेप्ट खत्म होता है, एक बार मेरी बात जरा ध्यान से सुन लो, इसमें क्या हुआ है फिर लिखना आराम से, मैं आपको लिखने का समय दूंगा, एक बार जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं आपसे कह रहा हूं सिंपल बात है, पहले हमने ऊपर एक केस पढ़ा जहां पे अगर हमने ऊपर क्या देखा था, हमने ऊपर देखा था कि अगर आपके अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में एक्ट हुआ है, अगर अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में एक्ट हुआ है तो सेम एज द ऑफेंस के लिए आप पनिशेबल है, और अगर अबेटर प्रेजेंट था तो उसको डीम किया जाएगा कि उसी ने ऑफेंस किया है। तो ये हमने 49 और 54 में पढ़ लिया था। अब ये जो 55 और 56 है ये बात करते हैं कि जब अबेटमेंट हुआ है और ऑफेंस कमिट नहीं हुआ। 55 कहता है कि अगर आपने ऐसे ऑफेंस के लिए अबेट किया जो कि पनिशेबल बाय डेथ लाइफ इंप्रिजनमेंट था और उसके लिए कोई सेपरेट पनिशमेंट नहीं थी, तो आपको 7 साल की सजा और फाइन होगा। लेकिन अगर हर्ट भी कॉज हो गया है तो आपको 14 साल की सजा और फाइन के लिए आप लायबल होगे। ये हो गया। 56 क्या कहता है कि अबेटमेंट हुआ, नो ऑफेंस कॉज्ड, जिस चीज के लिए आपने अबेट किया था उसमें डेथ लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं, कितने भी साल का इंप्रिजनमेंट, मान लीजिए 5 साल का, 6 साल का, जितना भी इंप्रिजनमेंट था वो था, और मान लीजिए 4 साल का था, और अगर ऐसा कोई ऑफेंस है तो आपको 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म,
तो मान लीजिए 4 साल का था तो 1 साल, 8 साल का था तो 2 साल, ईयर मंथ के हिसाब से निकाल लिया जाता। ठीक है। और अगर आपने पब्लिक सर्वेंट के साथ अबेटमेंट किया है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब देने की कोशिश करी और उसने ब्राइब नहीं ली, तो आपने तो ऑफेंस के लिए अबेट किया लेकिन उसने किया नहीं, तो अब आपको जो सजा होगी वो 1/2 ऑफ द मैक्सिमम होगी, मतलब हाफ होगी। हाफ ज्यादा होती ना, 4 का आधा 2 होगा, 4 का 1/4 1 साल होगा। तो यहां पे अगर आपने किसी नॉर्मल इंसान के साथ किया तो 1/4 तो होगा, लेकिन जब पब्लिक सर्वेंट के साथ यही काम किया जाएगा तो 1/2 होगा। ठीक है। तो ये है आपका अबेटमेंट का कंसेप्ट। अब अबेटमेंट आपका कंप्लीट हो गया है पूरी तरीके से। अब अबेटमेंट के कुछ जो क्वेश्चंस हैं, अच्छा एक कंसेप्ट और याद रखिएगा अबेटमेंट में। ठीक है, अबेटमेंट में यह भी जरूरी नहीं है कि अगर कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है, ठीक है, अग्रीमेंट या कॉन्स्पिरेसी से अबेटमेंट हो रहा है, तो यह जरूरी नहीं है कि सब लोग आपस में एक दूसरे को जानते हो। मेरी बात ध्यान से सुनना। ए कॉन्सर्ट्स विद बी अ प्लान फॉर पॉइजनिंग जेड। ए बी के साथ प्लान बनाता है कि हम जेड को पॉइजन देके मार देंगे। इट इज अग्रीज, ये अग्री हो गया दोनों के बीच में। ए कहता है कि मैं जाके पॉइजन उसको दे दूंगा। ये बात क्लियर हो गई। अब बी ऑल्सो एक्सप्लेन्स द प्लान टू सी। बी क्या करता है, सी को अपने प्लान के बारे में बताता है, लेकिन सी को यह नहीं बताता है कि ए हमारे साथ मिला हुआ है, और सी से कहता है कि तुम पॉइजन ले आओ। सी पॉइजन ले आता है, बी ए को पॉइजन दे देता है और ए पॉइजन दे देता है जेड को, और जेड मर जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में भले ही ए और सी आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, बट दोनों अबेटमेंट के लिए लायबल होंगे और उनकी लायबिलिटी उसी हिसाब से डिसाइड की जाएगी। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि कोई किसी को नहीं जानता है तो वो अबेटमेंट के लिए लायबल नहीं होगा, ऐसा स्थिति नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अबेटमेंट पूरा समझ में आ गया। अबेटमेंट के इलस्ट्रेशंस आप लोग पढ़ लेना। इलस्ट्रेशन जो हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे और आपको ये इलस्ट्रेशन याद रखने। केसेस के नाम कुछ कुछ लिख लीजिए। एक तो क्वीन वर्सेस मोहित का लिख लीजिए, क्वीन वर्सेस मोहित को लिख लीजिए। उसके बाद आप एक केस और लिख लीजिए, राम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है अबेटमेंट का। सर आई एम कंफ्यूज दैट पब्लिक सर्वेंट के साथ होगा या पब्लिक सर्वेंट होगा, बिकॉज इन सेक्शन इट इज मेंशन्ड बाय द पब्लिक सर्वेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ये मेरे से गलती हो गया क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ सॉरी, हो सकता है, एक बार देख लेता हूँ। ये उल्टा बता दिया शायद मैंने, मेरे को भी लग रहा है। हाँ मिस हो गया थोड़ा सा। एक सेकंड देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड इफ द अबेटर और द पर्सन अबेटेड, दोनों पे लगता है बेटा। एंड इफ द अबेटर और द पर्सन अबेटेड इज अ पब्लिक सर्वेंट, मतलब पब्लिक सर्वेंट के साथ हुआ, यानी कि अबेटर पब्लिक सर्वेंट था, मतलब पब्लिक सर्वेंट ने अबेट किया या पब्लिक सर्वेंट को अबेट किया गया, दोनों ही कंडीशन में whose duty is to prevent the commission of such offense, the abater shall be punished with imprisonment of any description which may extend to 1/2 of the longest imprisonment or such fine। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक सर्वेंट का मतलब है आइदर द पब्लिक सर्वेंट इज एन अबेटर और द पब्लिक सर्वेंट हैज बीन अबेटेड, दोनों ही परिस्थिति में लागू। ठीक है वैदेही जी, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। रामनाथ वर्सेस एम्परर, तीसरा केस लिखो, रामनाथ वर्सेस एम्परर। राम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये 2-3 केसेस हैं जो आपके काम आएंगे। ठीक है, गॉट इट, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। ठीक है, ये हो गया पूरा कंसेप्ट अमेंडमेंट का। एक बार मुझे यस और नो बताएंगे, मैं एक बार पानी पी लूं, देन वी विल रीस्टार्ट विद कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी पढ़ेंगे इसके बाद, तो एक मतलब अभी यहीं पढ़ेंगे। आप लोग इसके नोट्स बना लीजिए, आपको बनाने हो तो। और मैं एक सेकंड पानी पी के आ रहा हूं, तब तक आप यस नो मुझे बता दीजिए, और अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, वरना वी आर स्टार्टिंग विद कॉन्स्पिरेसी।
एवरीबडी अंडरस्टूड? सबको समझ में आ गया? बाकी लोग? ओके ग्रेट ग्रेट। चलिए, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई, दैट इज विद रेफरेंस टू द अबेटमेंट। अब अबेटमेंट के बाद कॉन्स्पिरेसी भी पढ़ लेते हैं यार, छुट्टी होने वाली है तो थोड़ा सा अपन स्ट्रेच कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 15 मिनट और लगेगा, कॉन्स्पिरेसी हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। तुम लोग कभी कभी मेरी राइटिंग की भी तारीफ कर दिया करो यार, इतना साफ सुथरा लिखता हूं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बहुत सिंपल है, और पहले एक बार इसको चार्ट से समझेंगे पूरे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को, उसके बाद फिर इसकी डिटेल्स पे जाएंगे, केसेस के बारे में देखेंगे, ठीक है। पहले कंसेप्ट समझते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का क्या है। सेक्शन नंबर आपका आता है, कहानी शुरू होती है सेक्शन नंबर 61 से, ठीक है। एक ही सेक्शन है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, पहले दो थे, 120A 120B पनिशमेंट अलग था, उसको कंपाइल कर दिया गया, चेंजेस कोई है नहीं। ये कहता है व्हेन टू और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक लोग अग्री करते हैं, क्या करते हैं? अग्रीमेंट इज द साइन क्वा नॉन टू कॉन्स्पिरेसी, अग्री। व्हेन टू और मोर पर्सन अग्री टू डू एनी इलीगल एक्ट, or legal act by illegal means, legal act by illegal means, तो उसको क्या कहते हैं? कॉन्स्पिरेसी। जब आप इलीगल की डेफिनेशन पढ़ते हैं डेफिनेशन क्लॉज से, तो इलीगल के अंदर तीन चीजें आती हैं, इलीगल के अंदर तीन चीजें आती हैं। पहला आता है ऑफेंस, दूसरा आता है प्रोहिबिटेड बाय लॉ, हमने पहले ही पढ़ लिया है प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और तीसरा आता है ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, ठीक। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और जो मेन चीज है मैं आपको समझाता हूं, एक मिनट पहले थोड़ा सा लिख दूं फिर समझा रहा हूं। प्रॉब्लम ये है, जो चीज आपको याद रखनी है, कि अगर किसी ऑफेंस के लिए कॉन्स्पिरेसी हुई है तो नो एक्ट इज नेसेसरी, नो एक्ट इज नेसेसरी, मेयर अग्रीमेंट इज पनिशेबल, ध्यान से समझना, मेयर एक्ट इज पनिशेबल। जबकि इन तीन के लिए अगर आप बात करोगे, प्रोहिबिटेड बाय लॉ की, ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन और लीगल बाय इलीगल मींस, तो यहां पे एक्ट इज नेसेसरी, मेयर अग्रीमेंट इज नॉट पनिशेबल। अब इस बात को जरा अपन ध्यान से समझते हैं पहले कि ये क्या हुआ है। देखिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या कहता है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू मृणाली सर। केस लॉ, श्रुति जी चलो मैं एक बार अभी बताता हूं, अब इसको पहले समझ लो फिर हम बताते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि कॉन्स्पिरेसी क्या है, व्हेन टू और मोर पर्सन अग्री टू डू एन इलीगल एक्ट। या तो आप एक इलीगल एक्ट के लिए अग्रीमेंट करते हो, इलीगल एक्ट आपका कोई भी ऑफेंस हो सकता है, जो आईपीसी बीएनएस प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो सकता है, या सिविल एक्शन का ग्राउंड हो सकता है, टॉर्ट वगैरह हो सकता है। तो इलीगल एक्ट के लिए अगर आप करते हो, या फिर लीगल एक्ट बाय इलीगल मींस। लीगल एक्ट बाय इलीगल मींस का क्या मतलब होता है? मान लीजिए किसी ने आपके घर पे अवैध तरीके से कब्जा कर लिया, आपको घर से निकाल दिया, ठीक। तो कायदे से देखा जाए तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 5 और 6 में आपके पास रेमेडी है कि अगर आपको डिस्पोजेस किया गया है तो आप कोर्ट जाके अपना पोजीशन वापस ले सकते हो। मान लीजिए आप किसी प्रॉपर्टी के ओनर हो, उसमें किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है, तो आपके पास 100% ये राइट है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकते हो। यह आपका एक लीगल एक्ट है। लेकिन लीगली यह है कि आप कोर्ट जाके उसको रिकवर करो, सेक्शन 5 या सेक्शन 6 एसआरए का सूट डाल के। आप क्या करते हो कि लोकल गुंडे या लोकल माफिया को पकड़ते हो, उनको पैसे देते हो, और वो लोग पूरा हथियार लेके वहां पहुंचते हैं
और किसी को जो भी वहां पे आपकी प्रॉपर्टी पे रह रहा है उसको निकाल देते हो। या आप अपने दोस्तों के साथ मिलके कहते हो 2-3 थार निकालो और असलहे रखो और चलते हैं ओपन गाड़ी से और अपनी जमीन खाली करवा लेते हैं। अब यहां पे क्या हुआ कि एक्ट तो आपका लीगल था, अगर आप उस प्रॉपर्टी के लॉफुल ओनर थे तो जो पोजेशन था वो आपका होना चाहिए था और वो लीगल एक्ट था आपको अपना पोजेशन लेना। लेकिन वो लीगल एक्ट जो था वो आपको करवाना कहां से था? वो आपको करवाना था कोर्ट से, वो आपको कराना था कोर्ट से। तो अगर वो लीगल एक्ट आप कोर्ट से कराते तो वो लीगल मीन्स से होता, लेकिन आपने हथियार और बंदूक के सहारे से उसको करवाया तो आपने इलीगल मीन्स का सहारा लिया। तो ऐसी परिस्थिति में लॉ कहता है कि दैट इज कॉन्स्पिरेसी। अब होता क्या है कि अबेटमेंट में भी आपने कॉन्स्पिरेसी पढ़ा, लेकिन अबेटमेंट में जब हमने कॉन्स्पायर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि उसमें एक्ट मैंडेटरी होता है। अब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि ये जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी था ये ब्रिटिशर्स के टाइम पर अमेंडमेंट से लाया गया था आईपीसी में 120A 120B, ये आईपीसी में अमेंडमेंट से आया। सवाल ये था कि अबेटमेंट में भी कॉन्स्पिरेसी है और कॉन्स्पिरेसी अलग से चैप्टर की क्या जरूरत है? जरूरत सिर्फ इतनी थी कि जब अबेटमेंट के अंदर हम कॉन्स्पिरेसी के कंसेप्ट को देखते थे तो वहां पे प्रॉब्लम ये थी कि जब तक कोई एक्ट नहीं हो रहा था तब तक आपका अग्रीमेंट पनिशेबल नहीं था। और जब हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स ब्रिटिशर्स से लड़ाई कर रहे थे और ब्रिटिशर्स से हमारे देश को आजाद करवाना चाहते थे तो ऐसी परिस्थिति में वो बहुत सारी प्लानिंग्स करते थे कि आज काकोरे में ट्रेन लुटी जाएगी, आज जो है इस रेल पटरी के नीचे बम लगाया जाएगा, आज जो है ब्रिटिशर्स का खजाना जा रहा है इसको झांसी से लूटा जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो रहा था कि बहुत सारे देश के फ्रीडम फाइटर्स इस तरह की प्लानिंग करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स उनको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते थे क्योंकि अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में किसी एक्ट का होना जरूरी था और जब तक वो एक्ट नहीं करते थे तब तक उनको पनिश नहीं किया जा सकता था। तो इस चीज को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऐड किया जिसके अंदर किसी ऑफेंस के लिए आपका मेयर अग्रीमेंट जो होता है वो पनिशेबल होता है और नो एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ द अग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू कन्विक्ट एनी पर्सन फॉर कॉन्स्पिरेसी। इसलिए कॉन्स्पिरेसी जो है एक अलग प्रोविजन बनाया गया और अबेटमेंट में जो कंस्पायर है वो वैसा ही रहने दिया गया। ठीक है, ये कहता है कॉन्स्पिरेसी का प्रिंसिपल। अब इसमें कॉन्स्पिरेसी के प्रिंसिपल में आपने इलीगल एक्ट किया हो या लीगल एक्ट किया हो, जो दोनों ही परिस्थिति में जो पनिशमेंट है वो क्या है? अब देखिए पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट क्या है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जो पनिशमेंट है उसको भी उसी तरीके से बांटा गया है जैसे अबेटमेंट को बांटा गया, जैसे अबेटमेंट को बांटा गया। यहां पे कहता है कि अगर 2 साल से ऊपर पनिशेबल ऑफेंस की कॉन्स्पिरेसी की गई है या डेथ और एलआई की लाइफ इंप्रिजनमेंट की कॉन्स्पिरेसी की गई है तो आपको जो सजा होगी वो सेम एज ऑफेंस होगी, सेम एज ऑफेंस होगी। लेकिन अगर आपकी जो सजा है जिस ऑफेंस की कॉन्स्पिरेसी हुई है वो लेस देन 2 इयर्स है तो ऐसे में आपको 6 मंथ्स की सजा होगी। कितने मंथ्स की सजा होगी? 6 मंथ्स की सजा होगी। देखो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में अग्रीमेंट को पनिश करने का एक लॉजिक है। ये जितने भी ऑफेंसेस है, जैसे अभी हम देखेंगे जब हम डेकॉइटी की बात करेंगे तो वहां पे जो प्रिपरेशन है उसको पनिशेबल किया गया। उसका कारण होता है कि ये कुछ सीरियस ऑफेंसेस हैं, जिन सीरियस ऑफेंसेस के केस में लॉ ये चाहता है कि हम उसको जैसे ही वो बने वैसे ही हम उसको क्या करें, निपिंग इन द बड कर दें। निपिंग इन द बड का क्या मतलब होता है कि जैसे ही आपने सोचा, आपने अग्री किया कि आप अपराध करोगे और किसी भी तरीके से पता चल गया तो आपको तुरंत पनिशेबल कर दिया जाए और आपको रोका ना जाए। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे और कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट वेजिंग वॉर की भी हम बात करेंगे आगे चल के। तो ये मेन डिफरेंस होता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट का। ठीक है, अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए जो एसेंशियल्स हैं वो मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, लीगल एक्ट बाय इलीगल मींस या ये चीजें होना कॉन्स्पिरेसी कहलाता है। एसेंशियल्स क्या है? सबसे पहली चीज है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट इज द जिस्ट ऑफ द ऑफेंस एंड अग्रीमेंट इज साइन qua non। बिना अग्रीमेंट के कॉन्स्पिरेसी नहीं होती। दूसरा है इलीगल एक्ट या लीगल एक्ट बाय इलीगल मींस। तीसरा है 2 or more पर्सन माइट अग्री। चौथा है कंसेंसस एड इडम होनी चाहिए सबके बीच में कि वो करना चाह रहे हैं कि नहीं। अच्छा, इसमें एक और सवाल आता है कि
कन्विक्शन ऑफ कॉन्स्पिरेसी जो है उसमें एक इंसान का भी कन्विक्शन हो सकता है। देखो, कॉन्स्पिरेसी के लिए दो या दो से ज्यादा अधिक लोग चाहिए, लेकिन ये एक जनरल कंसेप्ट है जो सब में लगता है। अभी हम अनलॉफुल असेंबली पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जिसमें भी ये चीजें होती हैं। मान लीजिए दो या दो से अधिक लोगों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी करी, जब पकड़े गए तो एक ही पकड़ में आया, दूसरा वाला भाग गया था, तो एक अकेले इंसान को भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए पनिश किया जा सकता है अगर उसके साथी नहीं मिल पा रहे। वो ये नहीं कह सकते हैं कि दो से ज्यादा लोग ही मिलेंगे, दो या दो से ज्यादा लोग मिलेंगे तभी मेरा कन्विक्शन होगा। तो ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में बात जो है याद रखिए, ये एक सब्सटैंटिव एंड कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, ये भी याद रखिएगा। इसमें 3-4 केस हैं जो आपको याद रखने हैं, जो आपसे बार बार एमसीक्यू में या बाकी जगहों में पूछे जाएंगे। जरा देखिएगा, कॉन्स्पिरेसी के केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपसे जो है पूछे जाएंगे। कॉन्स्पिरेसी के केसेस, पहला लिखिए एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू। नवजोत संधू बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट अटैक केस है। पार्लियामेंट अटैक केस, ठीक, ये याद रखिएगा। इसमें अफजल गुरु का डेथ सेंटेंस देखा गया था कि वो एसोसिएटेड था टेररिस्ट के साथ, तो वो चीज यहां पे निकाली गई थी, अफजल गुरु वाला केस। दूसरा, मोहम्मद अजमल आमिर कसाब मुंबई अटैक्स, ये सब कॉन्स्पिरेसी के अंदर ही आते हैं क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी फॉर्म करते हैं। और मैंने आपको समझाया कि जरूरी नहीं है कॉन्स्पिरेसी स्पेसिफिक हो, जनरल कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है जिसमें जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स हैं वो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं। जैसे ये टेररिस्ट एक्ट्स होते हैं ना, तो इसमें मेजरली ऐसा होता है कि कोई एक मेन हैंडलर होता है, वो अलग अलग लोगों को अलग अलग काम पे भेजता है, वो सब आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं, उनको बस सामान मिल गया, उनको लोकेशन पता चल गई, सब अलग अलग अपना काम करते हैं, तो उसको भी कहा गया है कि वो भी एक कॉन्स्पिरेसी है। ये जरूरी नहीं है कि सब लोग आपस में एक दूसरे को जानते हो या उनका एक दूसरे से मिलना हो। मोहम्मद अजमल आमिर कसाब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जितने भी ये टेररिस्ट एक्टिविटीज वाले केस है ना, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये सारे ही केस जो है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के हैं। स्टेट वर्सेस नलिनी, राजीव गांधी असैसिनेशन, ठीक है। एक और केस लिख लीजिएगा, यशपाल मित्तल, यशपाल मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। ये जो केस है, एक है बहुत इंपॉर्टेंट केस, एमसीक्यू में बहुत द्वारा पूछा जाता है, सीबीआई वर्सेस वीसी शुक्ला, हवाला केस कहते हैं इसको, हवाला केस। जो चीजें मैंने आपको समझाई सारी वही चीजें हैं जो इन केसेस में डिस्कस की गई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। कहर सिंह वर्सेस स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी मर्डर केस, कहर सिंह वर्सेस स्टेट, ये सब कॉन्स्पिरेसी के केस हैं। कहर सिंह वर्सेस स्टेट, इंदिरा गांधी मर्डर केस, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। मतलब इसमें वही सारी छोटी छोटी चीजें बताई गई जो हम डिस्कस कर चुके हैं, बट वही है कि इसमें कोई बहुत वो नहीं है। जैसे कहर सिंह में बहुत सारी चीजें समझाई गई, उन्होंने कहा कोई फॉर्मल या एक्सप्रेस अग्रीमेंट की जरूरत नहीं है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, वर्ड्स मतलब कम्युनिकेशन का जरूरी नहीं है, आपके एक्ट से भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी निकाली जा सकती है। जैसे हमने अभी वो वाला केस पढ़ा यशपाल मित्तल, तो उसमें भी कहा इवन अननोन टू ईच अदर, अगर कॉन्स्पिरेटर्स आपस में एक दूसरे को नहीं जानते तो भी जो है आप उनको कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल कर सकते हो। तो वही बेसिक बातें हैं जो हमने देखी हैं सारे केसेस में, बट इवेंचुअली जो कंसेप्ट है वो यही निकल के आता है। हाँ 217 क्लॉज 2 में बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस गवर्नमेंट परमिशन चाहिए। हाँ, वो यही बेसिकली छोटे ऑफेंसेस के लिए कहते हैं कि कॉग्निजेंस लेके ही करो। अगर 2 साल से कम ऑफेंस वाली कॉन्स्पिरेसी है, 2 साल से कम ऑफेंस पनिशेबल वाले ऑफेंसेस की कॉन्स्पिरेसी है, तो ऐसे परिस्थिति में आप क्या नाम है ये ले सकते हो
गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन लेना जरूरी है कॉग्निजेंस की बात के लिए, ठीक है। सो दैट इज ऑल विद रेफरेंस टू द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अबेटमेंट। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। कैन आई हियर यस और नो?